नमस्कार दोस्तों, गलंड क्लास में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट 5वां करने वाले हैं। अगर आप हमारा डेली मॉक टेस्ट देते होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा, हम इस मॉक टेस्ट में आपके लिए उन प्रश्नों को लेके आते हैं जो हाल ही के एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं और जिन प्रश्नों को आपको सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत होती है, हम उन प्रश्नों को आपको कैसे विदिन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं वो तरीका आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न दे रखा है आपका, दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। आपके सामने दे रखा है दरवाजा, लकड़ी, कमीज और प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न आपसे क्या कहना चाहता है? सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए। प्रश्न आपसे कहना चाहता है, जो संबंध दरवाजा का लकड़ी के साथ है वही संबंध कमीज का उस शब्द के साथ होगा जो इन चारों ऑप्शन में से प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि आखिर दरवाजा का संबंध लकड़ी के साथ क्या है। जो संबंध दरवाजा का लकड़ी के साथ होगा वही संबंध कमीज का इन चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें से उस ऑप्शन के साथ होगा। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे दे रखा है आपका दरवाजा, यहाँ पे दे रखी है आपकी लकड़ी। तो आपको अच्छे से पता होगा जो आपका दरवाजा होता है वो लकड़ी से बना होता है। तो यहाँ पर संबंध क्या निकल के आ रहा है कि दरवाजा जो है आपका लकड़ी से बना होता है। इसी तरह आपको देखना है कि कमीज किससे मिलके बनेगी। तो कमीज जो है आपकी ना तो कॉलर से बनेगी, ना बटन से बनेगी, ना कफ से बनेगी। तो कमीज आपकी बनेगी कपड़े से। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या दे रखी है आपकी? 4, 64, 6 और प्रश्नवाचक चिन्ह। जो संबंध 4 का 64 के साथ होगा वही संबंध 6 का उस संख्या के साथ होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 106, 68, 216, 196। सबसे पहले आपको देखना है कि 4 और 64 में क्या संबंध बन रहा है। अगर आप यहाँ पर 4 और 64 में संबंध निकाल लेंगे तो बस उसी संबंध को फॉलो करते हुए आपको 6 के साथ वह संबंध लगाना है। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दोस्तों मेरे साथ साथ आप भी प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश जरूर किया करें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपसे प्रश्न नहीं बनता है तो आप प्रश्न को यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपका 4 और यहाँ पे दे रखा है आपका 64। तो ध्यान से देखिए, अगर हम 4 का क्यूब कर दें यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 कर दें तो आपको 64 मिल रहा है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, 6 का जो दे रखा है आपका 6 का हम क्यूब कर देंगे यानी कि 6 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 6। जब हम 6 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो हमें 2 से 16 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपका दे रखा है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया है, यहाँ पर 4 दे रखा था, जब हमने 4 का क्यूब किया तो हमें 64 मिल गया था। तो यही पैटर्न फॉलो करते हुए हमने 6 का क्यूब कर दिया। जब हम 6 का क्यूब कर देंगे तो हमें 2 से 16 मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपके सामने एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो जब भी आपके सामने इस टाइप का प्रश्न आए तो इसे हम 2 तरह से सॉल्व करते हैं। या तो आप इसे लेफ्ट से राइट सॉल्व कीजिए या आप इसे ऊपर से नीचे सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दे रखा है आपका 24, यहाँ पे दे रखा है 25। अगर हम 24 और 25 का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 निकल के आएगा, जबकि यहाँ पे 8 दे रखा है। अगर हम 24 और 25 को जोड़ दें तो संख्या बहुत ज़्यादा आएगी, जो कि 8 से बहुत बड़ी होगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो लेफ्ट से राइट तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसे देखेंगे हम ऊपर से नीचे सॉल्व करके। तो ऊपर से नीचे सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो देखिए।
यहाँ पे दे रखा है आपका 24, यहाँ पे दे रखा है आपका 18, यहाँ पे दे रखा है आपका 5 और यहाँ पे दे रखा है आपका 11। तो 14, 18, 5 का प्रयोग करके आपको 11 लेके आना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 14 और 18 का डिफरेंस निकाल दें, अगर हम 24, एक सेकंड रुकिए, अगर हम 24 और 18 का डिफरेंस निकाल देंगे तो हमें 6 मिलेगा, और इस 6 में हम 5 को जोड़ देंगे तो हमें 11 मिल रहा है। कितना मिल रहा है हमें? 11 मिल रहा है, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है। क्या किया है हमने? पहली संख्या और दूसरी संख्या का डिफरेंस निकाल के उसमें हमने तीसरी संख्या को जोड़ दिया है। अब इसी तरह से हम 25 और 12 का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 25 और 12 का डिफरेंस निकाल देंगे हम, तो 25 और 12 का डिफरेंस होगा आपका 13, और 13 में हम इस 3 को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा? हमें 16 मिल जाएगा, जो कि आपका 16 यहाँ पे दे रखा है। तो लॉजिक क्या लग रहा है? हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ करके, पहली और दूसरी संख्या को माइनस करके तीसरी संख्या को जोड़ देना है। तो अब हम यहाँ पे 8 को और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो हमें 11 मिल जाएगा, और इस 11 में हम आप 8 में से 3 को माइनस कर देंगे, और क्या करेंगे? हम 8 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, और 5 में हम 10 जोड़ देंगे तो हमें 15 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना ना भूलें। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। आपके सामने क्या दे रखा है? सोना दे रखा है, कार्बन दे रखा है और धातु दे रखा है। आपको इन तीनों में संबंध निकालना है, और जो इस संबंध को अच्छे से फॉलो कर रहा होगा उसी वेन डायग्राम को आपको ऑप्शन में लगाना है। तो देखिए, यहाँ पे दे रखा है सोना। सोना क्या होती है? आपकी धातु होती है, आपको अच्छे से पता होगा। और यहाँ पर जो कार्बन दे रखा है, कार्बन आपकी अधातु होती है। सोना क्या होता है? आपका धातु होती है, और कार्बन आपकी अधातु होती है। तो अब वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लेंगे हम बड़ा गोला, ये हो जाएगी आपकी धातु, और धातु के अंदर क्या आ जाएगा? आपका सोना आ जाएगा, क्योंकि सोना क्या है? आपके एक धातु है, और कार्बन आपके अधातु है, तो ये इससे बाहर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने? सबसे पहले बनाया था हमने धातु का गोला, धातु के अंदर हमने सोना रख दिया, क्योंकि सोना एक आपकी धातु है और कार्बन आपकी एक अधातु है, तो ये आपका बाहर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आपका, यदि कैट को 24 और डॉग को 26 लिखा जाता है तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा? प्रश्न दे रखा है आपका, अगर कैट को 24 लिखा जाता है, डॉग को 26 लिखा जाता है, तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा? तो हम यहाँ पे देख रखे हैं, याद रखा है आपका CAT दे रखा है। अगर हम C की प्लेस वैल्यू देखें तो C की प्लेस वैल्यू 3 होती है, A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, और T की प्लेस वैल्यू 20 होती है। और हम इन तीनों को आपस में जोड़ दें तो आपको 24 मिलेगा। इसी तरह से हम डॉग को देखें, अगर हम डॉग की प्लेस वैल्यू लिख दें तो D की प्लेस वैल्यू आपकी 4 होती है, O की प्लेस वैल्यू आपकी 15 होती है, और G की प्लेस वैल्यू आपकी 7 होती है। अब हम इन तीनों को आपस में जोड़ दें तो 15 और 4 19 और 26 होते हैं। अब इसी तरह से हमें टाइगर की प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो टाइगर को लिख लेते हैं TIGE और R। T की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी? 20 होती है। I की प्लेस वैल्यू आपकी 9 होती है। G की प्लेस वैल्यू आपकी 7 होती है, और E की प्लेस वैल्यू आपकी 5 होती है, और R की प्लेस वैल्यू आपकी 18 होती है। अब इन सबको आपस में जोड़ दीजिए। 20 और 9 29, 29 और 7 36, 36 और 5 41, और 41 में हम 28 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 8 और 1 9, 4 1 5, यानी कि 59 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न को एक बार और समझ लीजिए, हमने प्रश्न में किया क्या है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। प्रश्न में हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया। प्रश्न में क्या दे रखा था, आपकी प्लेस वैल्यू दे रखी है, आपको इस प्रश्न की प्लेस वैल्यू लिखनी थी। कैट का दे रखा था 24, तो कैट की प्लेस वैल्यू रखी है, सी की प्लेस वैल्यू आपकी 3, ए की प्लेस वैल्यू 1 और टी की प्लेस वैल्यू 20। इन सबको आपस में जोड़ दिया तो आपको 24 मिल गया था। इसी तरह डॉग की देखी, डॉग की प्लेस वैल्यू रख के हमें उनको जोड़ करके 26 मिल गया था। अब हमें क्या करना था, टाइगर की प्लेस वैल्यू लिखनी थी, TIGER। टी की प्लेस वैल्यू आपकी 20 होती है, आई की प्लेस वैल्यू आपकी 9 होती है, जी की प्लेस वैल्यू आपकी 7 होती है, ई की प्लेस वैल्यू आपकी 5 होती है और आर की प्लेस वैल्यू आपकी 18 होती है। इन सबको आपस में जोड़ देना है तो आपको 59 मिल जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है। प्रश्न में क्या दे रखा है कि ये वाला जो सर्किल है आपका, ये पूरा का पूरा सर्किल आपका क्रिकेट का है और ये वाला जो सर्किल है आपका, ये पूरा का पूरा सर्किल आपका भारतीयों को रिप्रेजेंट करता है। और ये थर्ड जो सर्किल दे रखा है आपका, ये थर्ड वाला सर्किल दे रखा है, ये आपका दे रखा है व्यापारियों का। ये तीनों सर्किल आपके अलग अलग दे रखे हैं और आपसे पूछा क्या है वो देखिए। प्रश्न पूछा आपसे कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो व्यापारी है इसको आपको हटा देना है। तो व्यापारी का है आपका ये वाला सर्किल है, तो इस सर्किल को आपको बिल्कुल भी हटा देना है। तो मतलब इस सर्किल के अंदर जो चीज़ आएंगी वो हमें आपके लिए काउंट नहीं करनी है। तो ये तो आपका हट गया। अब बचा क्या आपका, क्रिकेटर और भारतीय। तो आपसे पूछा कि कितने भारतीय क्रिकेटर हैं, यानी कि ऐसे कितने लोग हैं जो भारतीय भी हैं और क्रिकेटर भी हैं। तो आपको वह देखना है कि भारतीय और क्रिकेटर में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है। तो देखिए ये सर्कल आपका भारतीय दे रखा है और ये आपका क्रिकेटर दे रखा है, इन दोनों में कॉमन दे रखा है आपका ये 23। तो 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में जेड युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। आपके सामने एक खुला पासा दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, खुला पासा दे रखा है और आपसे पूछा है कि इस खुले पासे में जेड के विपरीत फलक क्या होगा। अगर आपने हमारी पिछली क्लास दे रखी है तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपके सामने खुला पासा का प्रश्न आता है और आपसे विपरीत निकालना हो तो उसे निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, आपको अल्टरनेट चलना है, यानी कि एक अंक छोड़ के जो अंक होता है वह आपका विपरीत होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपसे, यहाँ पे एन दे रखा है, अगर मैं पूछूं कि एन के विपरीत क्या होगा तो एन के विपरीत एस होगा, क्योंकि एक अंक को हम छोड़ देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि टी का विपरीत क्या होगा तो टी के विपरीत होगा आपका आर, क्योंकि हम यहाँ पे एक को छोड़ देंगे और फिर जो शेष बचता है वही एक दूसरे का विपरीत होता है। तो जेड का विपरीत क्या होगा आपका, जेड के विपरीत होगा आपका के। यही आपसे पूछा है कि जेड युक्त फलक के विपरीत क्या होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि के। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कथन निष्कर्ष का है, कुछ आकृतियां छोटी हैं, कोई छोटा लाल नहीं है। क्या दे रखा है कि मान लीजिए ये आपकी आकृतियां हैं, आकृति को करते थे हम ए से रिप्रेजेंट। इसमें दे रखा कुछ आकृतियां छोटी हैं, तो ये आकृतियां कुछ आपकी छोटी हो गई, इसे हम प्रेजेंट करते हैं सी से। ठीक है, कुछ आकृतियां छोटी हैं। फिर देखा कोई छोटा लाल नहीं है, यानी कि कोई भी छोटा लाल नहीं है, इसका कोई भी संबंध नहीं है, तो इसे हम अलग बना देंगे। अब प्रश्न में क्या पूछा है, सभी छोटी आकृतियां हैं। क्या दे रखा है, सभी छोटी आकृतियां हैं। तो यहाँ में देखिए सर्किल दे रखा है, बिल्कुल अलग दे रखा है। यहाँ पे कुछ आकृतियां आपकी क्या है, छोटी हैं, जबकि यहाँ पे दे रखा है सभी छोटी आकृतियां हैं। तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड दे रखा है कुछ लाल छोटे हैं। जब आपका कथन दे रखा है कि कोई भी छोटा लाल नहीं है, तो कुछ लाल छोटे कैसे हो जाएंगे। जब यहाँ पे देखिए छोटे का संबंध लाल से बिल्कुल भी नहीं है, तो ना ही कुछ लाल छोटे होंगे ना ही छोटे कुल लाल होंगे। तो सेकंड भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड सही है। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 32 गुणा 5 बराबर 25 और 19 गुणा 4 बराबर 40 हो तो 54 गुणा 3 बराबर क्या होगा। आपके सामने क्या दे रखा है, 32 गुणा 5 दे रखा है 25, 19 गुणा 4 दे रखा है 40, तो 54 गुणा 3 बराबर क्या होगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है रीजनिंग में, अगर रीजनिंग में यहाँ मल्टीप्लाई दे रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे। इसमें कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, आपको बस उसी पैटर्न को देखना है, पहचानना है और प्रश्न को उस हिसाब से सॉल्व करना है। यहाँ पे आपका 32 दे रखा है और 5 दे रखा है, 32 और 5 का प्रयोग करके आपको 25 लेके आना है। जिस तरीके को फॉलो करते हुए आप 32 और 5 का से 5 में 25 बनाएंगे, उसी तरह से आपको 19 और 4 से 40 बनाना है। तो यहाँ पे 32 दे रखा है और 5 दे रखा है और मल्टीप्लाई करके इसमें 25 दे रखा है, तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 32 दे रखा है, अगर हम इसके दोनों डिजिट को आपस में जोड़ दें तो 5 हो जाएगा और 5 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 25 मिल जाएगा। इसी तरह से 19 गुणा 4 दे रखा है, अगर हम 19 के दोनों डिजिट को आपस में जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा और 10 का आपस मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो हमें 40 मिल जाएगा। इसी तरह से 54 दे रखा है, इसके दोनों अंकों को हम आपस में जोड़ देंगे तो हमें 9 मिल जाएगा और 9 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 27 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में लॉजिक क्या लगाया हमने कि जो आपके डिजिट दे रखे हैं, इन दोनों डिजिट को आपस में जोड़ करके सेकंड संख्या का मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है डायरेक्शन का। सबसे पहले मैं आपको इसे बेसिक तरीके समझाऊंगा कि आप इसे बेसिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आप बिना पेन कॉपी उठाए इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। पहले प्रश्न को पढ़िए। हरि पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, वह अपने दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है और फिर अपने बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। इसके बाद वह अपने दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर से वह अपने दाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है। इस समय वह अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में होगा। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कैसे इसे सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे प्रश्न दे रखा है आप उसी तरफ से डायग्राम बनाते चलिए। पहले क्या दिया है, हरि पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, यानी कि हरि का मुख इस साइड में हो रखा है। वह अपने दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। जब हरि पूर्व में मुख कर खड़ा हुआ है तो वह दाएं मुड़ करके 50 मीटर चलेगा, यानी कि वो इस साइड में चलेगा। 50 मीटर यहाँ पर चल चुका है, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, और फिर अपने बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब वो अपने बाएं मुड़ करके 50 मीटर चलता है तो किस साइड में चलेगा, वो इस साइड में चलेगा। कितना, एक सेकंड रुकिए, मैं इसे पास बना देता हूँ। इस साइड में इसका मुख था, 50 मीटर चल रहा है, आपका दाएं में चलता है 50 मीटर। फिर क्या दे रखा है, और फिर अपने बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है तो 50 मीटर चलेगा इस साइड में, यहाँ पे हो गया आपका 50 मीटर। फिर क्या दे रखा है, इसके बाद वह अपने दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है तो फिर वो नीचे 50 मीटर आएगा, ये हो गया आपका 50 मीटर चलता है। फिर क्या दे रखा है, वह अपने दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर उसके बाद वह दाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है। जब वो दाएं मुड़ेगा तो 100 मीटर चलेगा, तो इधर आएगा आपका 100 मीटर। अब वो रखा है कि वह इस समय वह अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, प्रारंभिक दिशा क्या दे रखी है आपकी, यहाँ पे दे रखी है प्रारंभिक दिशा, यहाँ पे दे रखी है इसकी ये वाली दिशा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी पश्चिम दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों मैं से बताता हूँ आप कैसे इसे बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, वो देखिए। यहाँ पे जाकर हरि पूर्व के मुख करके खड़ा हुआ है। सबसे पहले देखिए पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, ये आपका पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है दाएं मुड़ करके 50 मीटर चलता है, फिर दे रखा है बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर दे रखा है आपका दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर दे रखा है वो दाएं मुड़ करके 100 मीटर चलता है। पहले आपको दाएं बाएं देख लेना है। और आपको याद होगा, मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है कि दाएं से
आपका बायां कट जाता है। ठीक है, तो पहले देखिए दायां बायां कहाँ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है दायां 50 मीटर, यहाँ दे रखा है बायां 50 मीटर। तो ये दायां 50 मीटर से आपका बायां 50 मीटर कट जाएगा। फिर दे रखा है आपका दायां मुड़ के 50 मीटर और दायां मुड़ करके 100 मीटर, यानी कि 150 मीटर दे रखा है। तो आपको क्या करना, 2 बार आपको दायां मुड़ना है। तो यहाँ पर पूर्व में उसका मुँह दे रखा है, तो पहले हम दाएं मुड़ेंगे तो नीचे आएंगे, फिर इसके बाद आप फिर दाएं मुड़ेंगे तो आप इस साइड में जाएंगे। तो इसके इस साइड में कौन सी दिशा होती है आपकी, पश्चिम होती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।